नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं आपका लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर अपन ने छठे अध्याय की बात की थी, जिसका आपका नाम था पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सॉरी, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बात की थी। और आज अपन जिसकी बात करेंगे उसका जो नाम है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है ना? जिसके अंदर अपन आपके पिछले अध्याय के अंदर आपके महाद्वीप और महासागरों के बारे में बातचीत की थी, कौन सा कहाँ पे है, और वायुमंडल की जो परतें हैं उनकी बातचीत की थी। और आज आपके जो शिक्ष अध्याय है, जो जिसका नाम है आपके पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी ये जो आपके शायद छठे नंबर का अध्याय होगा, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जो आपके एनसीईआरटी 6 क्लास के वर्तमान ज्योग्राफी के रूप में, जिसका नाम हमारा आवास है, उसके रूप में प्रचलित है एनसीईआरटी की पुस्तकों में। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण जो नोट्स है वो किस तरीके के हैं और वन लाइनर जी के किस तरीके से बनते हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है और इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। पहाड़ी वह भाग हैं जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। देखो पहाड़ी क्या क्षेत्र होता है, पहाड़ी जो वो होता है जो आसपास की भूमि से ऊपर उठी हुई चीजें होती है वो पहाड़ी कहलाती है। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। देखो किसी की ऊंचाई इस तरीके से 600 मीटर तक है और उसकी खड़ी ढाल, यानी खड़ी का मतलब बिल्कुल इस तरीके से, एक तो होती है इस तरीके की ढाल और एक होती है बिल्कुल खड़ी ढाल। और जो खड़ी ढाल वाली जो होती है पहाड़ी, उसको बोला जाता है पर्वत। क्या बोला जाता है? पर्वत बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, इस मैप को थोड़ा मैं जूम करता हूँ क्योंकि ये आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, आपकी पुस्तक के अंदर अगर आप स्टूडेंट है और देख रहे हैं तो आपकी पुस्तक में दिखेगा, और बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें आपको देख लीजिए, और बाद में इसके जो पीडीएफ अपलोड होगी उस पीडीएफ को निकाल के आप आराम से समझ लेना। ठीक है, तो देखो वैसे ये पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा सब कुछ सामग्री। तो देखो यहाँ आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाओं से नदी, ये पर्वत श्रृंखला, ये सारी पर्वत श्रृंखला होगी, यानी ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इस तरीके की। ठीक है, और ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इस पहाड़ी वाले क्षेत्र से आपकी नदियां निकलती है, जैसे ये देखो ये नदी निकल गई। ठीक है, और ये जो दो पहाड़ों के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है उसको बोला जाता है घाटी। यानी यहाँ पे एक पहाड़ है और यहाँ पे जो पहाड़ी का क्षेत्र है, फिर यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो गया, तो ये आपका जो है क्षेत्र बन गया, ये बन गया घाटी। ठीक है, वापस इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पे भी पर्वत है, और पर्वत के नीचे जस्ट, भाई पर्वत की जो स्थिति या आकार होता है वो थोड़ा ऐसा तीव्र होता है, मतलब तीखा होता है और तीव्र ढाल होती है। लेकिन पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो तीव्र नहीं होता। ठीक है ना? ये देखो, ये रही। और जो पठारों से नदियां निकलती है ऐसे, ये देखो ये नदी निकल रही है और ये नदी, अब जैसे देखो यहाँ से एक नदी आ रही है, ये एक नदी आ रही है, नदी आ रही है, नदी आ रही है, यहाँ आके इस नदी के साथ में मिल रही है, तो एक मुख्य नदी के अंदर दूसरी नदी मिल जाती है, तो वो कहलाती है सहायक नदी। ठीक है, और यही नदी जाकर के जब किसी जगह में मिलती है, चाहे समुद्र में मिलो चाहे बड़ी नदी में मिल, तो जब मिलती है तो फैल जाती है, यानी क्या बन जाती है? वितरिका बन जाती है। देखो ये देखो यहाँ पे फैल गई है, यहाँ इसका एक मुंह चला गया, फिर वापस यहाँ इसका मुंह चला गया, फिर ये ऐसे फैल गई, फिर ये ऐसे फैल गई, फिर ये ऐसे फैल गई। तो ये जो क्या बनता है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा, यानी जहां नदी की वितरिकाएं होती है, वितरिका बन जाती है या फिर नदी अपना वितरिका का रूप धारण कर लेती है, उसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज समझा दी। फिर सहायक नदी बात कर ली। फिर मैदान की बात करें तो देखो ये आपका पूरा मैदानी क्षेत्र है, यानी पहाड़ों के जस्ट नीचे या पठारों के जस्ट नीचे जो भाग पाया जाता है वो मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर इस तरीके की कोई आकृति बनती है, यानी नदी आकर के किसी दूसरी जगह में नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एक झील का निर्माण कर देती है और वो पानी कहीं और आगे नहीं जाता है, तो ये इस तरीके से झील बन जाती है, यानी पानी को रोक लेती है और यहीं पे वो पानी पड़ा रहता है, तो उसको बोला जाता है झील। ठीक है, सहायक नदी हो गया, वितरिका हो गया, डेल्टा हो गया, ये नदी मुहाना हो गया। ठीक है, अब दो चीजें महत्वपूर्ण रही है, एक तो आपकी रही है तट और दूसरा जल संधि। देखो अब देखो, ये जो क्षेत्र है ये पूरा तट है, यानी यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ये सारा पानी है। चाहे समुद्र की बात करो, कोई ये रहा आपका समुद्र है। ठीक है, अगर समुद्र जिस भी जगह लगता है तो ये सारी जगह समुद्र का पानी लगता है। तो ये जो भाग है, मैं जो अभी रेड रेड कर रहा हूँ या फिर मैं इस पेन को चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, ये जो भाग होता है जहां से समुद्र का पानी टच होता है वो भाग तट कहलाता है। क्या कहलाता है? तट कहलाता है। और जो क्षेत्र तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। जैसे ये इधर से पानी से घिरा हुआ है, ये इधर से पानी से घिरा हुआ है और ये इधर से पानी से घिरा हुआ है, तो तीनों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये स्थल संधि, अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, स्थल संधि और जल संधि अपने मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था। देखो पिछला वाला जो अध्याय था उसके अंदर बताया था कि स्थल संधि क्या होती है, जल संधि क्या होती है। देखो स्थल संधि अगर बात करूं तो आपकी स्थल संधि कहाँ पाई जाती है?
अपन ने बात की थी पनामा की। पनामा की बात की ना। पनामा एक प्रकार की स्थल संधि है जो आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पाई जाती है, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था पाक संधि। पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो ये रही। ये कोई भाग अगर छोटे से स्थल से जुड़ा हुआ होता है तो वो कहलाता है स्थल संधि। ठीक है, और अगर कोई भाग जल से जुड़ जाता है, यानी थोड़ा सा जल बीच में पुल वुल बनाकर उसको जोड़ दिया जाता है, तो वो कहलाता है जल संधि, या फिर जिसके चारों ओर पानी होता है वो कहलाता है द्वीप। तो ये चीजें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और अपनी नोट्स की प्रक्रिया वापस शुरू कर लेते हैं। चलो। आगे देखो, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। अगर पृथ्वी का ऊपरी भाग अगर घिस करके टूट जाता है तो उसे अपर्दन की संज्ञा दी जाती है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका पुनर्निर्माण हो जाता है। तो थोड़ा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखो इसको है ना, मैं थोड़े मेरे स्टाइल में बताने के प्रयास करता हूँ। देखो ये भाग, ये ले लो। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, ये पर्वतीय श्रृंखला। अगर यहाँ पे बारिश होती है, मान लो अपन यहाँ पे बारिश करवा देते हैं, और यहाँ पे बारिश होने के बाद में बारिश होगी तो उसके साथ में ओलावृष्टि भी होगी, हवा भी चलेगी। तो यहाँ से कंकड़ पत्थर उस पानी के पास, पानी के साथ साथ नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद में अगर वो पानी ज्यादा हुआ तो उसकी नदी बन जाएगी, और वो नदी के साथ में कंकड़ पत्थर नदी से निकल कर आ जाएंगे पठारी इलाके में। पठारी इलाके के अंदर और नदी वो है कंकड़ पत्थर ले लेगी, फिर और आ जाएगी मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ से ही कंकड़ पत्थर लिए, यहाँ से लिए, और मैदानी क्षेत्र में वो कंकड़ पत्थर साथ में लुढ़कते लुढ़कते आएंगे, और कुछ जगह ऐसी मिलेगी वहां पे वो कंकड़ पत्थर है इकट्ठे हो जाएंगे। यानी उनको यहाँ पे अवरुद्ध मिल गया तो वो वहां पे इकट्ठे होते जाएंगे, यानी यहाँ से नदी बहती जाएगी और ये यहाँ के जमा होते जाएंगे, यहाँ के जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, और फिर नदी यहाँ आके आपके समुद्र में मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, मैं पेन साइंस अगर बताऊं आपको कि भाई ये जो जगह थी या पहाड़ी जहाँ बारिश हुई, यहाँ पे तो क्या हुआ, अपर्दन। अपर्दन, यहाँ पे अपर्दन हुआ। ठीक है, अपर्दन के बाद में यहाँ पे क्या हुई, नई आकृति बनी। यहाँ पे तो क्या हुई, कमी होगी भाई, यहाँ पे जो जमीन थी इसको तो ये बहाकर अपने साथ में लेके आ गई, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, निक्षेपण किया। क्या किया, निक्षेपण। निक्षेपण, निक्षेपण के द्वारा इसने क्या किया, न्यू निर्माण कर दिया। क्या कर दिया, न्यू निर्माण या नई जगह बना दी। हुआ कि नहीं हुआ भाई, यहाँ पे तो इसने अपर्दन किया, अपर्दन करके इस मिट्टी कंकड़ पत्थर को ला करके यहाँ पे एक नई जगह स्थापित कर दी। तो जो नदी होती है वो क्या करती है, जो टूटा हुआ जाग यानी पृथ्वी की सतह को तोड़ करके अपने साथ में कुछ चीजें लेकर आ जाती है, और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। अब यहाँ पे अपर्दन होगा तो जगह क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका पुनर्निर्माण हो जाता है। तो नदी क्या करती है, अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है, यानी नदी एक जगह से चीजों को तोड़ देती है या अपर्दन कर देती है, अपने साथ में लेके आ जाती है, और जिस जगह वो उसकी नदी के साथ में बह करके चीजें आएगी और रुकेगी, उस चीज को निक्षेपण कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अपर्दन और निक्षेपण अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ओके, ये चीज समझ गए अपन। आगे बढ़ते हैं। अब है पर्वत। अब पर्वत क्या होती है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। देखो अपन ने यहाँ पे पर्वत और पठारी चीज देखा था, तो अभी इनकी डेफिनेशन है। तो देखो पर्वत जो है, देखो पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और अधर छोटा होता है। देखो पर्वत का जो शिखर होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, अधर बहुत है चौड़ा होता है। तो ये आपका अधर हो गया और ये आपका शिखर हो गया। तो ये पर्वत की परिभाषा है। पर्वत किसे कहते हैं, यानी वह शिखर जिसका जो शिखर होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, और आधार की बात करें तो चौड़ा होता है, उसे पर्वत कहते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, जिसे हिमानी कहा जाता है। अब जो बर्फ जमी रहती है जिन पर्वतों के ऊपर, जो हमेशा जमी रहती है और उनसे कुछ नदियां निकलती है, उसे हिमानी की संज्ञा दी जाती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला कहा जाता है। अगर पर्वत कोई श्रृंखला के रूप में बने होते हैं, जैसे इस तरीके से, ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। जैसे आपके ऊपर चित्र में भी देख सकते हो कि ये जो दिख रही है ये एक प्रकार की पर्वतों की श्रृंखला है। तो पर्वत जब एक प्रकार से श्रेणीबद्ध होते हैं तो उसको पर्वतों की श्रृंखला कहा जाता है। पर्वतीय तंत्र श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। हिमालय, जैसे अगर बात करें, हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला है, ऑल्पस आपकी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज आपकी पर्वत श्रृंखला है, एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की ये पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय की बात करें तो हिमालय कहाँ पे है, एशिया के अंदर, और ऑल्पस की बात करें तो आपका यूरोप के अंदर है, और एंडीज की बात करें तो आपका दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बता दी। आगे बात करें, पर्वतों के तीन प्रकार होते हैं। तो एक तो होता है वलित पर्वत।
क्या नाम होता है? वलित पर्वत, दूसरा ब्रह्मोत्सव पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। अब तीनों किस प्रकार से किस तरीके से होते हैं देखो। वलित पर्वत हिमालय तथा ऑल्पस वलित पर्वत है। कौन कौन? हिमालय तथा ऑल्पस वलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है। जिनकी सतह कैसी है? उबड़ खाबड़ है और शिखर शंकुआकार है। भारत की अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला मानी जाती है। देखो पहली बात तो ये है कि भाई हिमालय पर्वत और आल्पस पर्वत एक प्रकार के वलित पर्वत होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात देखें तो भारत के अंदर अरावली, तो अरावली आपके मुख्य रूप से कौन से जिले में कौन से राज्य में निकलती है? तो मुख्य रूप से ये अगर बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार अधिक है, ठीक है। गुजरात के निकलती है, गुजरात वैसे ही अरब सागर से निकलती है। ये थोड़ा 6th क्लास के अकॉर्डिंग देखे तो इतना नहीं होगा एनसीईआरटी के अंदर। बाकी अलग से अगर टॉपिक है तो मैं जैसे भी आप मेरे यूट्यूब पे अपडेट रहेंगे, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस भी एग्जाम के लिए अपना आपको चाहिए तो, ठीक है। तो गुजरात से निकल, फिर गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में बात करें तो ये आगे निकल के चली जाती है आपकी हरियाणा, ठीक है। तो देखो गुजरात से निकली, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में आपके हरियाणा, और हरियाणा, हरियाणा के बाद में अगर आप बात करें तो आपके जो दिल्ली का जो हॉल है ना, जेएनयू कैंपस या फिर आपका राष्ट्रपति भवन, वहां तक ये पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये जो अरावली है वो अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है और अपरदन की प्रक्रिया के कारण वर्तमान में ये बहुत सारी घिस गई है, इसलिए आपको इसको अरावली पर्वत श्रृंखला या फिर अरावली पर्वत की जगह अरावली पर्वत अरावली की पहाड़ियां क्यों कहा जाता है, ये उसका टॉपिक है। अगर अगर अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि पहले तो अरावली पर्वत कहा जाता था, अब अरावली की पहाड़ियां क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेचारी अपरदन के कारण घिस घिस करके बहुत ही इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम हो गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूरल पर्वत, अब देखो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत तथा रूस के यूरल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, ठीक है। आगे बात करें ब्रंचोत पर्वत, जब बहुत बड़े भाग टूट जाता है, यानी जब बहुत बड़ा ये देखो, ये तो आपके देखो मैंने क्या कहा, वलित पर्वत यानी जो सबसे पुराने होते हैं वलित पर्वत होते हैं उनको वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है ना। और अब बात करें ब्रह्मोत्सव पर्वत, तो ब्रह्मोत्सव पर्वत है वो एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप में विकसित हो जाता है या विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मोत्सव पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हॉर्स्ट कहा जाता है और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है या फिर गॉर्बेन कहा जाता है। और यूरोप की राइन घाटी तथा वोसेज पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण है। कौन सी के? ब्रंसोत पर्वत के इसके प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आपका ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजिमिया पर्वत जो है वो इसके उदाहरण है। कौन सी के? ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण। तो देखो आपके पहला चित्र जो था आपका कौन सा था? पहला वलित पर्वत था, यानी एक परत आती है ऐसे टकरा करके, दूसरी परत आती है ऐसे आपस में टकराती है, और जो आपकी मजबूत परत होगी वो तो अपनी स्थिति पे रह जाएगी और जो कमजोर होगी वो नीचे की तरफ दिख जाएगी, और जो लावा होगा वो इनके पास से होकर निकल करके जिस पर्वत का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं वलित पर्वत, जो आपके यहाँ पे बताया गया है। मैं आपके पेन चेंज करके आपको बताऊं तो यहाँ पे बताया गया है। और वलित के अंदर अपन किसकी बात करते हैं? एक तो ऑल्पस की बात करते हैं, ठीक है, और एक हिमालय की बात करते हैं, दूसरी अरावली की बात करते हैं, और तीसरी आपका अपलेशियन पर्वत की बात करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आपके यूराल पर्वत की बात करते हैं, ठीक है ना। ये वलित पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा आपका ब्रह्मोत्सव पर्वत, तो ये आपका ब्रह्मोत्सव पर्वत है, पठार है, पर्वत है, ठीक है ना। ये एक भाग इसमें क्या हो जाता है, टूट के नीचे चला जाता है और एक भाग ऊपर हो जाता है। तो ये जो होती है ये आपका ब्रह्मोत्सव पर्वत होता है। उसके बाद में मैंने बात की थी ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। जब किसी भाग के ऊपर से इस प्रकार अंदर जमीन का जो लावा होता है वो फूट करके बाहर निकलता है, फिर वो धीरे धीरे ठंडा होकर के एक पठार या पर्वत का निर्माण कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो ये आपके चित्र दिए हुए आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पर्वत के खेल। अब पर्वत जो क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनके कौन कौन से खेल होते हैं? तो पैराग्लाइडिंग यहाँ पर एक क्षेत्र खेल है, और उसके बाद में बात करें हैंग ग्लाइडिंग यहाँ का एक खेल है, और उसके बाद में रिवर राफ्टिंग की बात करें तो ये भी पर्वतीय क्षेत्र का खेल है, और स्कीइंग ये भी पर्वतीय क्षेत्र का खेल। तो ये आपके पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख खेल है जो पर्वत के क्षेत्र पर खेले जाते हैं। आगे बात करें पठार की, तो पठार ऊपर उठी हुई सपाट भूमि होती है। देखो पठार क्या होता है? ऊपर उठी हुई सपाट भूमि होती है, ये भी ऊपर उठी हुई होती है, ये आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। आपकी जैसे टेबल होती है ना उसके प्रकार ये सपाट होता है, यानी त्रिकोण नहीं होता है, ठीक है ना। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन भारत जो है इस भारत के अंदर दक्कन
पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का जो पठार है वो सबसे पुराना में से एक है और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का तो दक्कन का पठार है और तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक मानी जाती है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। अब पठार क्यों उपयोगी होते हैं? क्योंकि इसके अंदर से खनिजों की मात्रा है वो बहुत अधिक निकलती है पठारी क्षेत्र में, ठीक है। अफ्रीका का पठार जो है वो सोना एवं हीरे खनन के लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है उसके अंदर से हीरे और सोने की खनन कार्य किया जाता है। और भारत का छोटा नागपुर, ठीक है ना, भारत का छोटा नागपुर पठार है, उसके अंदर से लोहा निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है तथा मैग्नीज निकाले जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं क्योंकि नदियां ऊंचाई से गिरती है। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो जलप्रपात है उनकी बात करें तो अपन देख पाएंगे कि भारत का जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में छोटा नागपुर पठार पर एक स्वर्ण रेखा नदी बहती है, उसके अंदर स्थित हुंडरू जलप्रपात है। तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। जैसे कि आपके यहाँ पे मैंने एक चित्र दे रखा है, ये पठारी क्षेत्र है, यानी ऊपर से सपाट है। और इस पठारी क्षेत्र से अगर तीव्र गति से नदी इस तरीके से गिरती है, ठीक है ना, इस तरीके से गिरती है जैसे ये यहाँ पे गिर रही है, तो इसको बोला जाता है आपका जलप्रपात। क्या बोला जाता है? जल प्रपात, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत की एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। कौन सी रेखा? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है ना। इस नदी के ऊपर आपका एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है हुंडरू, हुंडरू, ठीक है। और कर्नाटक जो कर्नाटक है, कर्नाटक में एक है, वो क्या नाम है, जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात, ठीक है। तो देखो कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। और अगर छोटा नागपुर की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। और जलप्रपात क्या होता है ये आप चित्र के अंदर देख के समझ सकते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अगर कोई पठार लावे से बना है, यानी ज्वालामुखी के निर्माण के बाद में बना है, क्योंकि ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तो उसके अंदर काली मिट्टी का प्रचुरता होती है। और काली मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, जो खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। और अब तीसरी जो आकृति है मैदान की बात करें तो मैदान को देख लेते हैं। मैदान समतल भूभाग होता है, यानी मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः समुद्र तल से ये 200 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। और आगे बात करें तो ये ज्यादा ऊंचे नहीं होते, कुछ मैदान काफी समतल होते हैं। अधिकांश कुछ बड़े मैदान एशिया या उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान पाया जाता है। और चीन की बात करें तो चीन के अंदर यांग तसे नदी का मैदान पाया जाता है। तो भारत के अंदर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान पाया जाता है। और चीन की बात करें तो चीन के अंदर आपका यांग तसे नदी का मैदान पाया जाता है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। मैदान क्या होता है? मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। यहाँ की और यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है। अब जनसंख्या अधिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे लोग निवास करते हैं, नदियां बहती है, तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक होती है। तब आपके इस पुस्तक के अंदर से कौन-कौन से वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। किस तरीके से पर्वत है वो पठारों से भिन्न होते हैं? तो ये होते हैं आपकी अ, ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी पर्वतों के ऊपर पाई जाती है, जो नदी होती है। और दक्कन का पठार कहाँ है? तो दक्कन का पठार आपके भारत के अंदर है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो आपकी चीन के अंदर बहती है। और यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की आपकी महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो है आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। हम्म। अन्य महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न देखो। पृथ्वी की सतह, अब देखो इसके अंदर से जो आपके अंदर से वन लाइनर जो जीके के प्रश्न बनते हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह के टूट या फिर घिस जाने को कहा जाता है? तो उसको अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरदन कहते हैं, ठीक है। अपरदन द्वारा नीचे हो चुकी सतह का पुनर्निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो निक्षेपण के द्वारा होता है। तो ये मैं आपको प्रक्रिया समझा चुका हूँ। पर्वतों पर जमी हुई अवस्था में पाई जाने वाली नदियां क्या कहलाती है? तो ये नदियां कहलाती है हिमानी। और मनाकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये आपके प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो अपन ने इसके अंदर नोट्स के अंदर पढ़ा ही नहीं। तो मैंने इस नोट्स के अंदर कुछ चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से उनको ऐड किया, और वन लाइनर के अंदर कुछ होती है तो मैं उनको डायरेक्ट इसके अंदर डाल देता हूँ। किसके अंदर? आपके प्रश्नों के अंदर डाल देता हूँ। तो वो आप बेफिक्र रहें, आपके इसके अंदर सारी चीजें समाहित हुई रखी है। तो एनसीईआरटी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
देखो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? वलित, भ्रंशोत तथा ज्वालामुखी पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वे पर्वत जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वलित पर्वत कहलाते हैं, ठीक है ना? जिसके अंदर अपन ने भारत के अंदर हिमालय और अरावली की बात की थी, ठीक है? जब किसी पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण दीजिए तो आपका राइन घाटी और वोसेज पर्वत है, वो आपके इस प्रकार के पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वतों की बात करें तो आपका माउंट किलिमंजारो और फ्यूजिया, ठीक है ना? आगे बात करें, भारत के पुराने पठारों में से एक कौन-सा पठार है? तो भारत का सबसे पुराने पठारों में से बात करें तो दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। और विश्व का कौन-सा पठार हीरे और सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका का जो पठार है वो विश्व के इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारत के कौन से पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसके अंदर ये इस प्रकार के भंडार पाए जाते हैं। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो चीन के अंदर बहती है। और ये थे आपके इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी क्लास 6 का छठा अध्याय था एनसीईआरटी के अंदर। और सारे नोट्स एंड वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन चर्चा कर चुके हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आपके 7वें अध्याय, इसमें टोटल 8 अध्याय है, इसके बाद 7वें अध्याय की बात करेंगे जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई का आनंद लेने के लिए इसकी प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपकी जो भी चीजें पढ़नी है वो सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी मदद की जाएगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।